पिछले लेक्चर में हमने अब तक के यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लेक्चर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जाना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी कि उसी को हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस क्वांटिटी को कहते हैं जो वही सेम रोल प्ले करती हो जो रोल लीनियर मोशन में मास प्ले करता है। वही सेम रोल प्ले करने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फिर हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले भी डिराइव किए। उन फॉर्मूलों को याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक फॉर्मूला कम से कम याद रहे जो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है, वो वाला फॉर्मूला जरूर याद रहे, क्योंकि उसकी हेल्प से बाकी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा करके। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का सहारा लेकर हम लोगों ने फिर कई सारे और नए फॉर्मूले डिराइव किए। उन पर कुछ न्यूमेरिकल भी हम कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, उसके बाद देखेंगे, अगर मौका लगता है तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और नहीं भी हो पाए तो अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास में जो टॉपिक कराने जा रहे हैं वो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें एक टर्म है, सबसे पहला टॉपिक जो है आज हम लोग का रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब बात समझिएगा, अगर देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले डिराइव कराने से पहले मुझे ये टर्म बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने ये टर्म पहले नहीं बताया, ये टर्म बाद में बता रहा हूं। और पहले आपको क्या समझा लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए? चलो ध्यान लगाओ। देखो इतनी सारी बातें जो मैंने बताई ना सब बेकार हो गई, क्योंकि इसलिए कभी कभी याद दिला देगा सब चीज़ें। ठीक है ना, माइक ऑन नहीं किया था। ठीक है ना, और अभी आज पूरी क्लास चल जाती है इसी तरह, वीडियो सारी, मतलब अब तो जा ही रहा है, कोई बात नहीं, वो तो कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद आ गया। खैर सुनो, कुल मिला जुला के सुनो बच्चों, सुनो ध्यान दो। इससे पहले क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद पहली बात तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ाने से पहले इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए थी, रेडियस ऑफ जायरेशन। लेकिन मैंने जानबूझ करके इसको रोका हुआ था कि इस टॉपिक को मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी टॉपिक को पहले पढ़ाता और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बाद में बताता, सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो पहले यही पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है। लेकिन चूंकि मैं ये जान रहा होता हूं कि आपका समझने का लेवल क्या है, आप जानने किस तरह चाहते हैं चीजों को, या आप किस तरह चीजों को समझ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चीजों को क्या करता हूं, मैनेज कर लेता हूं आगे पीछे। ठीक है, तो मैंने रेडियस ऑफ जायरेशन को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन एक नया सा टर्म है, बिल्कुल अलग सा। उसमें तो कुछ नया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नया ही, लेकिन उसमें कम से कम इतना तो पुराना है ना कि हम कह सकते हैं जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही सेम काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो यहां से जब हम उसको रिलेट कर देते हैं किसके साथ, लीनियर मोशन के साथ, तो वो नया होने के बावजूद भी क्या लगने लगता है, हल्का पुराना सा लगने लगता है। लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन नाम का कोई टर्म लीनियर मोशन में कहीं था ही नहीं, और उस जैसा भी कोई टर्म नहीं था लीनियर मोशन में, समझ लो ना। यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन ये स्पेशली रोटेशनल मोशन का टर्म है, एकदम प्योर टर्म है जो कि रोटेशनल मोशन में ही अप्लाई होगा। तो इस पर फोकस करिए, ये पेपर में आएगा निश्चित तौर पर। मैं आपको बार बार आपसे बता रहा हूं कि अब तक हम जितना पढ़ रहे थे वो कॉम्पिटिटिव लेवल से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज की क्लास में जितनी भी चीजें करेंगे वो कंपटीशन में तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन 11th की क्लास में पूछे जाने लायक हैं, सीधे सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं है, और छोटे छोटे टर्म हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसलिए वो 11 में पूछे जाने के चांसेस उनके ज्यादा हैं। तो ये वाला टर्म तो पक्का इस चैप्टर में से एक निश्चित है, पूछेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, या व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो पहले इसको समझ लीजिए, बाद में नोट करेंगे। ठीक है ना। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन एक नया टर्म है, रेडियस ही है ये अपने आप में एक तरीके की, लेकिन रेडियस अपने आप में खुद ही क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है। अगर मैं सर्किल की रेडियस की बात करूं तो क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज नोन एज रेडियस ऑफ दैट सर्किल। क्लियर है ना। उसी तरह से रेडियस अपने आप में हमेशा क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस। क्लियर। तो हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते समय कि हमेशा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात होगी। मान लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक रिजिड बॉडी है, यहीं से शुरुआत हुई थी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, याद है। मैंने जानबूझ के ये बॉडी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी ली है ताकि आपको ये ना लगे कि ये स्पेशली सिलेंडर के लिए या स्पेशली स्फीयर के लिए ही होता है, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है। प्लेन फिगर्स का मैंने वादा किया था आपसे, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, टाइम मिलने पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं भाई,
तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी ध्यान लगाओ। तो सबसे पहली बात, ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी के हमने क्या कर लिए थे, बहुत सारे टुकड़े कर लिए थे। याद है आपको, यही कॉन्सेप्ट था कि मान लीजिए कि मैंने इस रिजिड बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे मासेस में कन्वर्ट कर दिया, और उन मासेस की जो डिस्टेंस है, पहले मास की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी ली थी, r1, दूसरे की मैंने कितनी ली थी, r2, और तीसरे की कितनी ली थी, r3, ऐसे करके। और ऐसे ही करते करते ये मान लीजिए कोई एक पार्टिकल मैंने लिया जिसका मास है कितना, mn, तो उसकी डिस्टेंस कितनी थी, rn। ऐसे मैंने ये मान लिया कि इस रिजिड बॉडी के मैंने n पार्ट्स कर दिए, छोटे छोटे n पार्ट्स कर दिए हैं, और उन n पार्ट्स के जो मासेस हैं वो m1, m2, m3 और mn हैं, और हर एक पार्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो r1, r2, r3 ये सब है, ठीक है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। तो हमने पढ़ा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी कितना होगा, तो सवाल जवाब मिला I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। क्लियर। अब समस्या ये फंसने लगी, कौन सी समस्या फंसने लगी कि सर ये जो अलग अलग हम पार्टिकल लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, क्या इससे कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो मैं आपको बात काम की बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, उसको रोटेट कराना उतना ही आसान, सही है गलत, श्योर हो ना, हाँ वेरी गुड। उसको रोटेट कराना, रेस्ट से रोटेशन मिलाना उतना ही मुश्किल, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को, बहुत अच्छे। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा, उसको रेस्ट से रोटेशन में लाना उतना ही मुश्किल होता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम, उसको रेस्ट से मोशन में लाना उतना ही आसान होता है, ठीक है ना। हल्की फुल्की बॉडीज रेस्ट से मोशन में जल्दी आ जाती हैं, और मोशन से रेस्ट में भी जल्दी आ जाती हैं, लेकिन जितनी भारी होने लगती बॉडी उतना ही रेस्ट से मोशन में आने का और मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करने लगती हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे। मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए जब मैं इस बॉडी को रोटेट कराऊंगा, तो ये मुझे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगी। किसके कारण करेगी, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन सभी पार्टिकल का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका जो समेशन होगा वही टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का। यहां तक कोई समस्या है नहीं। हमने कहा भाई ये अलग अलग पार्टिकल ना लेकर के काम कर लेते हैं। इस पूरी बॉडी का मास कितना है, m। बहुत ध्यान सुनिएगा, पूरी बॉडी का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M। और उसके जब मैंने पार्ट किए, छोटे छोटे पार्ट किए, तो उन पार्ट्स का मास कितना है, m1, m2, m3, m4। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, बहुत अच्छे। अब हमने ये कहा कि जब हमने सारे अलग अलग पार्टिकल लेकर के इनकी डिस्टेंसेस अलग अलग ली, तो उससे बेहतर एक काम किया जा सकता है कि इस पूरी बॉडी का मास ले लिया जाए कैपिटल M, और इस एक्सिस से एक ऐसी दूरी डिसाइड की जाए, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड किया जाए जिस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी का स्क्वायर और इसके टोटल मास का प्रोडक्ट उतना ही आ जाए जितना इन सब का मिलके आ रहा था। क्लियर हो रहा है, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है तो इधर ध्यान लगाओ। इससे पहले फिर वापस जाएंगे हम लोग पुरानी चीजों पर, ध्यान समझिएगा। एक टर्म होता है इक्वल और एक होता है इक्विवेलेंट, पहले भी बता चुका हूं इस बारे में। इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्वल का मतलब होता है सब कुछ, हर चीज, हर एक टर्म उसका क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल। जब दो चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उनका कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, सब कुछ सेम होता है, तब वो इक्वल कहलाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कुछ मामलों में वो एक दूसरे के जैसे ही होते हैं और कुछ मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम उनको एक दूसरे का इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इक्वल नहीं कह सकते। समझ में आ रही बात, अभी कोई डाउट है नहीं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पिताजी के लिए आप भी और आपके ताऊजी का बेटा भी दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते। बात को समझ में आ रही ना, इक्विवेलेंट ये कह सकते हैं भाई मैं दोनों को, मेरी नजर में दोनों बराबर है यार, वो भी मेरा बेटे जैसा ही है, वो भी मेरा बेटा ही है, लेकिन बोलेंगे बेटे के जैसा ही है। बात को समझ में आ रही ना, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से बेटे के जैसा ही है, मतलब कई मामलों में मैं इसको क्या ही मानता हूं, अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करता हूं, लेकिन हर मामले में इसको अपने बेटे की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। क्लियर है ना, क्यों, क्योंकि इसके जब इसका नाम लिखाया जाएगा स्कूल में तो इसके नाम के आगे फादर्स नेम में अपना नाम नहीं लिखा सकता, मजबूरी बन गई। भले ही मैं इसको बिल्कुल अपने बेटे के एकदम 1 इंच भी इधर उधर नहीं मानता, 1 सेंटीमीटर भी नहीं मानता इधर उधर, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जब स्कूल में नाम लिखाया जाएगा तो पेरेंट्स के नाम पर यानी फादर के नाम पर अपना नाम नहीं लिखाऊंगा। समझ में आ रही बात ना, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ मामला क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर है, तो यही ऐसे समझो वो दोनों एक दूसरे के लिए, आपके पिताजी के लिए आप दोनों क्या हो गए, आप और आपके दाऊजी का बेटा इक्विवेलेंट, बट इक्वल नहीं है, पहले ये बात दिमाग में बैठाओ। बिल्कुल सिमिलरली
बिल्कुल सिमिलरली मान लीजिए कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किसी एक ग्रेजुएट बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो ग्रेजुएट, अब ग्रेजुएट का मतलब चाहे आप वहां पर बीटेक वाले को लगा दो, चाहे बीए वाले को लगा दो, चाहे बीएससी वाले को लगा दो, चाहे बीएचएम वाले को लगा दो, या जो भी बैचलर डिग्री रखने वाला व्यक्ति है उसमें से किसी को भी ले आओ, क्योंकि मैंने बोला है रिक्वायरमेंट किसकी है, ग्रेजुएट की। तो एक बीटेक वाला और एक बीकॉम वाला एक दूसरे के इक्विवेलेंट तो हो सकते हैं, एक बीटेक और एक बीकॉम, लेकिन इक्वल नहीं हो सकते। उसका ज्ञान अलग है, उसका ज्ञान अलग है, उसने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उसने कॉमर्स पढ़ा है, समझ में आ रही बात ना। तो बीकॉम और बीटेक एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं किस मामले में, कि सर लगभग सबने, दोनों ने पढ़ाई बराबर कर रखी है, उतने ही टाइम तक दोनों ने लगभग पढ़ाई की हुई है, मतलब उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट उसने अलग सब्जेक्ट में किया और उसने अलग सब्जेक्ट में किया। इसका मतलब है कि दोनों इक्वल तो नहीं है, बट हाँ इक्विवेलेंट है। समझ में आ रही बात ना, पकड़ पा रहे हो मेरी बातें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने पढ़ा था कहां पर 10th क्लास में रेजिस्टेंस के मामले में, कि जब एक सर्किट में 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स लगे होते थे तो हम कहते थे कि इस सर्किट का क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। याद है 10th क्लास में था ना, ऐसे क्वेश्चन आया करते थे कि आपको एक सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर दिए होते थे और आपसे बोलता था इसका क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो हम क्या कहते थे, वो इक्विवेलेंट क्या होता है, वो इक्विवेलेंट ये होता है कि उन सारे रजिस्टर को हटाइए। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं इस कमरे में जितने भी रजिस्टर्स लगे हैं, ये पंखे सब रजिस्टर, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस कमरे में लगी है वो सब के सब क्या हैं, रजिस्टर्स ही हैं, रजिस्टर्स का काम करती हैं। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि यार जितना ये सारे के सारे रजिस्टर्स मिल करके इस वोल्टेज के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, अगर इन सब को हटा के इनकी जगह पे एक अकेली डिवाइस लगा दी जाए और वो अकेला ही उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे जितना ये सब मिलके कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो अकेला इन सब का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। और आसान वे में ले लेते हैं बातें, ठीक है ना। मैंने पहले भी बता रखा, ये कई बार बता ली ये बात, कि आप सब लोग मिलकर मुझे मिलकर के जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप सबको हटाकर एक अकेला व्यक्ति उतना कंट्रीब्यूट कर दे तो वो एक अकेला व्यक्ति आप सबके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। ये भी सच्चाई है कि इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। मैं कह दूंगा भाई ये इक्विवेलेंट है, देखो आप लोगों के, क्योंकि इसने अकेले ने उतना कंट्रीब्यूट कर दिया जितना आप सबने मिलकर किया है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, बहुत अच्छे। अब मैंने ऐसे कई सारी बातें बता दी आपको कि इक्विवेलेंट में इक्वल में डिफरेंस समझिए। तो अब मैंने क्या कहा कि ऐसी कोई अपने आप में, अच्छा ये जो इक्विवेलेंट वाला टर्म होता है ना, ये कुछ होता नहीं है, ये हम एज्यूम करते हैं कि इसकी जगह पर हटाकर, इन सबको हटाकर इसकी जगह एक अकेला कौन ले आए या कितना ले आए ताकि वो इनके बराबर ही काम करे। बोलो बात समझ आएगी नहीं। तो वही काम हम यहां पर करना चाहते हैं कि हम ये जो M1 M2 M3 और ये सारे के सारे मासेस है ना, इनकी जगह हटाकर एक अकेला ऐसी कौन सी डिस्टेंस डिसाइड कर लें कि जिस डिस्टेंस का स्क्वायर और इस बॉडी के मास का प्रोडक्ट उतना ही आ जाए जितना इन सब का मिला के आ रहा है। नहीं बात समझे। मैं हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं क्या हो गया हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप सब लोग M1 M2 M3 M4 और सब के सब Mn। क्लियर। M1 R1 M2 R2 ऐसे करके डिस्टेंसेस हो गई, R1 R2 R3 Rn। क्लियर। अगर कोई पूछे मेरे अबाउट M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका जवाब होगा M1 R1 स्क्वायर, क्योंकि सही फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का प्रोडक्ट अगर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर, ऐसे मिला के मैंने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाला और उसको ऐड कर दिया, तो क्या मिला, आप सबका मिलाकर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है। मैं एज ए एक्सिस खड़ा हूं यहां पर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, इन सबको हटाकर इनकी जगह उतने ही मास की एक बॉडी ले आते हैं जितना इन सबका मिला के मास है, जितना आप सबका मिला के मास है, सबका मिलाकर उतने मास की एक बॉडी ले आए। अब उस बॉडी को इस एक्सिस से कितनी दूर रखें, बड़े ध्यान सुनिएगा। अब उस बॉडी को जो हमने इन सबको हटा के इनकी जगह पे एक अकेली बॉडी ले ली जिसका मास क्या मान लिया, M1 R1 M2 R2 के बजाय क्या मान लिया, कैपिटल M मान लिया। उस अकेली बॉडी का मास हो गया कैपिटल M। उस अकेली बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी डिसाइड करें ताकि उस दूरी का स्क्वायर और उस बॉडी के मास का प्रोडक्ट उतना ही आ जाए जितना आप सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आ रहा था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। वो दूरी जो हम डिसाइड करेंगे, वो डिस्टेंस कैपिटल M के लिए, वो डिस्टेंस जो हम डिसाइड करेंगे वही डिस्टेंस कहलाती है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूं, ध्यान दे दिया, यहां समझ में आ गया। इसी का मैंने क्या कहा,
ये एक्सिस ली और वही सेम बॉडी उठाई, ये थोड़ा यहाँ पे छोटा बन गया बस अलग बात है, लेकिन ये मानिएगा कैपिटल एम मास की, वही सेम बॉडी उठाई। अब मैंने इसकी रेडियस कितनी ले ली, के, बहुत ध्यान सुनिएगा, कितनी ले ली, कुछ और नहीं, नई कोई डिस्टेंस मान ली। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एम मास की बॉडी की, यही बॉडी है ये, बस छोटा करके दिखा रहा है मैंने, मतलब इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है ना, है वही सेम चीज, कैपिटल एम मास की बॉडी है, वही सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बस क्या किया कि इस कैपिटल एम मास की बॉडी का पूरा मास किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई करता हुआ मान लिया, बल्कि ये भी नहीं मानना है आपको, आप बस ये कहो कि इस एम को कितनी डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो कितना आएगा, बोलो, आई बराबर एम के स्क्वायर। मैं चाहता हूं कि ये आई और ये आई सेम आए, तो ये के जो है वो मुझे इसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में कि नहीं। ये जो के है यही टर्म कहलाता है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब क्लियर हुआ, अभी कोई डाउट है नहीं ना, बहुत अच्छे। अभी देखिए पहले डेफिनेशन लिखो, अब जितना मैंने अभी बता दिया उसके बाद अब इसको लिखना नहीं, इसको नहीं बनाना है अभी, पहले डेफिनेशन लिखो। रेडियस ऑफ जायरेशन इट इज डिफाइंड एज, देखिए डेफिनेशन लिखते समय भी ध्यान दीजिएगा कि मेरे वर्ड्स और ये डेफिनेशन एक दूसरे से मैच कर रही है नहीं कर रही हैं। लिखिए इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज लिखिए इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द axis of rotation, it is defined as the distance from the axis of rotation at which, it is defined as the distance from the axis of rotation at which कॉमा लगाइएगा, at which के बाद कॉमा। ध्यान से सुनिएगा यार, देखो मैंने बहुत देर लगाई समझाने में, अगर समझ में आ जाएगी तो मुझे तुरंत कंफर्म करिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं बार बार इसी को खींचता रहूंगा तुम्हारे चेहरे देख देख करके, समझ ना। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं आपके चेहरे देखते रहता हूँ, मुझे लगता रहता नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो फिर समझाओ, ठीक है। अगर समझ में आया तो थोड़ा हल्का सा इशारा किया करो कि हाँ ठीक है सर क्लियर हो गया। अभी देखो मैंने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच, कॉमा लगाया, एट विच if whole mass of the body were assumed to be concentrated, पहले को फिर समझाऊंगा एक बार, if whole mass of the body were assumed to be concentrated at which, if whole mass of the body is assumed या were assumed to be concentrated, were assumed to be concentrated, then the moment of inertia would be same, then the moment of inertia would be same, then the moment of inertia would be same as, would be same as with the actual distribution of the mass, would be same as with the, would be same as with the actual distribution of the mass, है ना, would be same as with the actual distribution of the mass of the body, actual distribution of the mass of the body in the form of constituting particles। इससे आसान वाली डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो लिख लेना पेपर में, अगर ये ना याद रहे तो वो वाली पेपर में लिख देना, ठीक है ना। इससे एक आसान लिखवाएंगे, ठीक है ना। मासेस of the body in the form of the constituting particle, हो गया। it is denoted by capital K, it is denoted by capital K, ठीक है, it is denoted by capital K। एक बार पढ़िए प्लीज, 1 सेकंड का समय लगेगा, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में पढ़ सकते हैं आप इसको। पढ़कर एक बार देखिए कि आपकी समझ में कुछ पल्ले आ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये बात है ना। देखिए इसका कहना है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच वी वर एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड द होल मास ऑफ द बॉडी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, आप सब लोगों का मिला के एक मास, पहली बात ऐसा तो इस पूरे प्लेन में कोई पॉइंट नहीं होगा जहां सारा मास आ जाएगा, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस पर लाई करता है,
या फिर किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि हम कहते हैं वो पॉइंट जहां पर उसका होल मास लाई करता है, समझ गए ना। वो हालांकि सेंटर ऑफ मास जैसा कोई रियल में कोई पॉइंट नहीं होता भाई, ऐसा पॉइंट कहां होगा जब सारा मास आ जाएगा, लेकिन हम मानते हैं कि वहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहां रहेगा मास, टोटल मास यहां लाई कर रहा है। क्लियर। कारण क्या है, अच्छा ये टोटल मास को एक जगह पे एज्यूम करने का कारण क्या है, क्योंकि जब मास की एक्सिस से दूरी की बात होगी ना तो समस्या खड़ी हो जाती है कि सर यहां से लें कि यहां से लें कि यहां से लें कि यहां से लें, कहां से लें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहां से लें, ये जब समस्या खड़ी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मजबूरन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है जहां से डिस्टेंस मेजर की जाती है। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, बहुत ध्यान सुनिए। तो उसने कहा सबसे पहले दो कि डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच वी वर एज्यूम टू बी होल मास ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां हमने मान लिया कि इस पूरी बॉडी का मास लाई कर रहा होगा, मतलब मैंने यहीं पर मान लिया कि इसका पूरा जो मास है वो कहां लाई कर रहा होगा, यहां लाई कर रहा होगा। अगर ये यहां कैपिटल एम मास की कोई एक छोटी सी बॉडी हो गई तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दूरी जिस पर रखने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आए जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा था। एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार कह रहा हूं, नहीं समझे? वेरी गुड। जैसे मैंने कहा ना, मैं तो एज्यूम ही तो कर रहा हूं, मैंने कहा आप सबकी जगह हटाकर एक अकेले बंदे को बैठा दूं या अकेली किसी बॉडी को रख दूं, क्योंकि एक बंदा तो इतने मास का कोई हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन एक बॉडी को रख दूं खुद से, अपने आप को मैंने क्या बना लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं आप जैसे ये तो देखो सुनो, यहां पे मुझसे कोई 1 मीटर दूर है, कोई 4 मीटर दूर है, कोई 6 मीटर दूर है फिलहाल, लेकिन अब मैंने कहा कि मान लो तुम्हें सबको हटाऊं, तुम्हारी जगह पे उतने ही मास की एक बॉडी ले आऊं और उसकी दूरी, और वो बॉडी भी इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसका सारा का सारा मास आपके बराबर तो हो पर वो आपके साइज से छोटी होनी चाहिए। कमाल देखो, छोटी आपके साइज से होनी चाहिए, कारण क्योंकि जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही परफेक्टनेस आएगी मेरे आंसर में। बात समझ में आ रही ना? नहीं तो अगर बड़ा जायंट सा हो जाएगा, ऐसा ही बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो फिर से वही प्रॉब्लम फंसेगी कि सर दूरी आप कहां से ले रहे हैं। क्लियर है ना? तो इसका मतलब बस इतना ही, इसलिए ये एज्यूम्ड बात है, अपने आप में प्रैक्टिकल ये कभी भी नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन एज्यूम किया जा रहा है कि मान लो आप सबको हटा के आपकी जगह एक अकेली बॉडी ले ली जिसका मास कितना है, उतना ही जितना आप सबका मिला के है, और आप उस बॉडी को कहां पर रखें, ताकि एक्सिस से कितना दूर रखें ताकि इस दूरी का स्क्वायर और उस बॉडी के मास का प्रोडक्ट उतना ही आ जाए जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा था, जितना आप सबका मिला के आ रहा था। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? लो जी, हो गया काम खत्म। ये अभी नोट करिएगा, आराम से रुक जाइएगा, पहले ये डायग्राम बनाइएगा, फिर ये बनाइएगा, फिर ये लिखिएगा, ठीक है ना। और अब यहां कहेंगे आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, एम के स्क्वायर, आई बराबर एम के स्क्वायर वहां से मिला, और आई बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर यहां से मिला। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन बच्चों, और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से देखकर क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल M इंटू के का स्क्वायर बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। क्लियर? अब मैंने कहा if all the particles are of same mass, if all the particles are of same mass, अगर मैं मान लूँ कि ये सारे के सारे पार्टिकल कितने हैं, सेम मास के हैं, तो सेम मास का देखो ये भी एक एजम्पशन है, क्योंकि हर एक पार्टिकल सेम मास का हो नहीं सकता। जैसे मैं आप सबको अब क्या मान लूँ कि मान लिए ये सब के सब लोग सेम मास के हैं, बराबर मास के हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं एक्चुअल में, तो बहुत सी चीज़ें इसमें एज्यूम्ड हैं। क्लियर है? अब जरा बताओ, ऑल द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम मास, तो क्या हो जाएगा अगर ऐसा हुआ, तो m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m4 बराबर एंड इज इक्वल टू mn बराबर m। मैंने मान लिया कि सारे के सारे पार्टिकल सेम मास के हैं, और उस सेम मास को मैंने कितने के इक्वल मान लिया, m के इक्वल मान लिया। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा किया तो हम उठा करके इस वाली इक्वेशन में, जो कि मैं मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 3, तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा, ठीक है ना, बोलूंगा पुट इन इक्वेशन 3। ध्यान से देखिएगा, जब मैं 3 में रखूंगा तो बच्चे ये बन जाएगा m के स्क्वायर इक्वल टू, बताइए, m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस m r3 स्क्वायर एंड डॉट 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 m rn का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, बोलो भाई, इस सब में से क्या, m, ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर एंड डॉट 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 rn का स्क्वायर। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? नहीं, m कॉमन लिया है, कॉमन सब में सेम आ गया था तो कॉमन ले लिया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, कैपिटल M के स्क्वायर बराबर स्मॉल m इंटू n अपॉन n,
बोलो मैंने ये क्या कर दिया, और क्या ये मुझे करने की इजाजत है? पक्का? क्या हुआ निमेश, नाराज हो रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्या किया? n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हो अगर उसी से डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो इस काम का मुझे अथॉरिटी है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा किया तो टोटल पार्टिकल कितने माने थे इसमें? n पार्टिकल। टोटल पार्टिकल कितने माने थे मैंने इस बॉडी के अंदर? n। और हर एक पार्टिकल का मास कितना था? m। एक पार्टिकल का मास अगर m हो और उसको n से मल्टीप्लाई कर दे तो n पार्टिकल का मास निकल आएगा, और n पार्टिकल का मास मिलकर कितने के इक्वल बनेगा? पूरी बॉडी के मास के इक्वल। बोलो बनेगा कि नहीं? समझ पा रहे हो ना इतनी बात? तो स्मॉल m इंटू n कितना हो जाएगा? कैपिटल M के इक्वल। इतना पकड़ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो फिर ये हो जाएगा भैया m के स्क्वायर बराबर कैपिटल M इंटू कैपिटल M इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 Rn का स्क्वायर अपॉन में कितना? n। इस कैपिटल M से ये कैपिटल M कैंसिल, बचेगा k स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट Rn का स्क्वायर अपॉन n। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब मैं जब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। अब आप मुझे एक बात बताओ, n पार्टिकल की रेडियस के स्क्वायर का सम किया मैंने, तो ऊपर आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला होता है, मीन निकाला करते थे हम 10th क्लास में कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारी डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम करके अगर मैं पार्टिकल की संख्या से डिवाइड कर दूंगा तो समझ जाओ वो एवरेज डिस्टेंस निकल आएगी। किनकी? उन सारे पार्टिकल्स की एक एवरेज डिस्टेंस निकल आएगी। और उसी एवरेज डिस्टेंस को हम लोग लेकिन जब स्क्वायर हटा के उधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या बोलते हैं? रूट। स्क्वायर रूट आ जाएगा तो उसके कारण तो लिखेंगे क्या? रूट। और अपॉन में है n, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके लिए लिखेंगे मीन, रूट मीन। और चूंकि यहां पर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर स्क्वायर है तो उसके लिए लिखेंगे स्क्वायर, तो टर्म बन जाएगा क्या? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ जायरेशन। नहीं समझे? किसी भी बॉडी की रेडियस ऑफ जायरेशन उस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस के इक्वल ही होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। पहले इतना नोट कर लो तो फिर अगली क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है ना? देखिए कैसे नोट करना है, ध्यान दीजिएगा, है ना? सबसे पहले डायग्राम बनाइए, इस डायग्राम के बगल में ये वाली इक्वेशन लिखिए, फिर ये डायग्राम बनाइए, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम है। इक्विवेलेंट डायग्राम मतलब इसको हटा के इसकी जगह एक अकेला डायग्राम बना दिया, मतलब एक बॉडी ले ली अकेले m मास की, ठीक है ना? ये तो इससे भी छोटी होनी चाहिए थी और मैंने थोड़ा और बड़ा ही दिखाया। मतलब हम मान लेंगे इसकी जगह हटा के इतनी छोटे मास की बॉडी लो ताकि उसकी दूरी में किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि ये यहाँ से ली गई है कि वहां से ली गई है। क्लियर? तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनको आपस में इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। इक्वल बनाने के बाद m1 m2 को आपस में इक्वल ले लिया, जिसको m के इक्वल लिया। फिर यहाँ पर आ जाइएगा, सारी जगह m लिख करके m कॉमन ले लेंगे, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? बस मुझे डायग्राम मिटाने की इजाजत दे दो आप लोग, है ना? बस अब देखो बच्चों ध्यान लगाओ, ये भी करते भी जाओगे साथ साथ। देखो k का स्क्वायर बराबर ये आ गया आपका R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन n। इस k की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या आ जाएगी? अंडर रूट R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर एन डॉट 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 प्लस Rn का स्क्वायर अपॉन में n। इसको कहा जाता है बच्चे, ये जो टर्म लिखा है इसी टर्म को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से कैसे बता रहा हूं, स्क्वायर रूट के कारण तो कहा जाएगा रूट, और ये देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कारण कहा जाएगा मीन, तो रूट मीन। और किनका ये मैंने मीन किसका निकाला? दूरियों का मीन नहीं निकाला, डिस्टेंसेस का मीन नहीं निकाला, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का मीन निकाला है, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का मीन, इसलिए रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना? रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंसेस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिन पार्टिकल से वो मिलकर बनी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है?
बस ये फॉर्मूला बन के आ गया, लिख लीजिए, ठीक है ना। और ये के क्या है, ये के ही है हमारा क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। बात नहीं समझ रहे हो, ये ना करो बच्चे, ध्यान लगाओ, है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या रेडियस ऑफ जायरेशन बॉडी की खुद की रेडियस के इक्वल ही होगी? पहली बात तो जिनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, क्या सबकी रेडियस होती है? सबकी थोड़ी ना होती है, होने को तो होती है। मान लो सिलेंडर कहते चलो जी उसकी क्रॉस सेक्शनल रेडियस होती है ना। लेकिन अगर मैंने एक बार कह भी दिया कि रेडियस, तो क्या रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस सेम चीज है? नहीं। अगर सेम होता तो फिर ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती? अलग अलग बॉडी की रेडियस और रेडियस ऑफ जायरेशन में फर्क होता है, समझ गए ना? क्लियर है? कोई जरूरी नहीं कि रेडियस ऑफ जायरेशन सेम ही आएगी। हाँ, मास अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और एकदम सिमेट्रिक होगी, कोई भी बॉडी अगर सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके हमेशा सेंटर पे लाई करता है। अगर कोई बॉडी दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होती है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करता है, तो तब उसकी रेडियस उसके, हालांकि वो वाली रेडियस नहीं, हम उसमें लेते हैं कौन सी वाली रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस, समझिए ना। अभी मैं करवाऊंगा, परेशान मत होइए, अभी सबके लिए करवा देता हूँ। पहले इसको लिख डालो जल्दी से, जितनी जल्दी हो जाए। हो गया? ठीक, सुनो। तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को, पहले हमने जो फॉर्मूला बनाया था I बराबर mr², वो फॉर्मूला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब इतना छोटा ऑब्जेक्ट जिसका मास तो m है, साइज एक पॉइंट के बराबर है। तो जब पॉइंट के बराबर किसी चीज का साइज होता है तो उसकी दूरी नापना आसान हो जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो mr² उसके लिए बना। फिर हमने कहा सर क्या ये केवल छोटी छोटी बॉडी पे अप्लाई होगा, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगा? नहीं भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? बड़ी सी रिजिड बॉडी ले लो, उसके छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लो उसमें। ये जो मैंने m1 m2 m3 बनाए, ये क्या ही बनाए हैं? इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट, उन पॉइंट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी फॉर्मूले से निकाला। और हमने कहा जैसे सिंपल फंडा है, अगर मैं कहूं तुम सबका मास m1 m2 m3 m4 है, टोटल मास कितना होगा, तो सबको जोड़ दो। तो वैसे ही क्या किया कि अलग अलग सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके उसको ऐड कर दिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है इस पूरी बॉडी का। अब क्लियर हो गया? ऐसे लाएगा है वो चीज, ठीक है ना, डरो मत। हो गया बच्चों? अब इसके बाद एक डेफिनेशन लिखो, फिर से लिखिए, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी। इसके बाद यहां के बाद एक डेफिनेशन और लिखिए, ये पेपर में जरूर लिखाइएगा। ऊपर वाली हो सकता है क्योंकि थोड़े से टिपिकल वर्ड्स हैं, टिपिकल स्टेटमेंट है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन आसान है। लिखें, द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। The radius of gyration of a body about an axis of rotation, about an axis of rotation may also be defined as, या may be defined as, बात एक ही है, may also be defined as। अब ये may also भी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सही डेफिनेशन तो वही जो ऊपर हमने दिखी है, लेकिन बोला इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। may also be defined as the root mean square, may also be defined as the root mean square distance, the root mean square distance of the particles may be defined as the root mean square distance of the particles, root mean square distance of the particles from the axis of rotation, from the axis of rotation, root mean square distance of the particles from the axis of rotation। हो गया? एंड ये तो हो गया, बस इतना ही है। एंड ये मतलब अगर रेडियस ऑफ जायरेशन को डिफाइन करना हो बस यहीं तक काफी है, हो गया खत्म। मतलब इसी बात को, बस इसी बात को किसमें लिख देना है? शब्दों में लिख देना है, इसी बात को। क्लियर? लेकिन अब क्या बोला? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर का प्रोडक्ट विद मास ऑफ द बॉडी, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्क्वायर विद मास ऑफ द बॉडी, विद मास ऑफ द बॉडी।
with mass of the body gives the moment of inertia of that body, gives the moment of inertia of that body, gives the moment of inertia of that body about that axis, gives the moment of inertia of that body about that axis, about that axis. ओके, अब देखो बड़े काम की बात, बार बार आपसे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि बच्चों मुझे इतना बता दो कि मोमेंट ऑफ इनर्जी, हाँ रेडियस ऑफ जायरेशन को आप रेडियस तो नहीं मान रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल एक केस में, केवल एक केस में एक ऐसा फिगर है जिसकी रेडियस और उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन सेम होती है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। बोलो कौन? स्फीयर, सर्कल, सर्कल क्या, सर्कल कुछ नहीं होता इसमें, सर्कुलर, अच्छा सर्कल क्यों नहीं कह रहा हूं, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कुलर रिंग इज अ सॉलिड फिगर। बड़े काम की बात है, कारण सर्कल का मास कभी मेजर नहीं किया जाता, पर रिंग का मास मेजर किया जा सकता है। ये जो कानों में रिंग पहन रखी हो ना, इसका मास मेजर किया जाता है। और अगर तुम कहने लगो कि नहीं ये तो सर्कुलर है, और सर्कुलर तो मेरे सर ने पढ़ाया था कि प्लेन फिगर होते हैं, और प्लेन फिगर का मास नहीं होता, तो इसका कोई मास नहीं है, लाइए फ्री में दे दीजिए, तो नहीं देगा ना सुनार। क्लियर है ना? तो सिंपल सी बात है। तो नहीं, सर्कुलर रिंग का मास होता है, बार बार कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, सर्कुलर रिंग इज नॉट अ प्लेन फिगर। ठीक है? किस बेस पर सर? इस बेस पर कि उसका मास मेजर किया जा सकता है, बट सर्कुलर रिंग को यहां बनाया जा सकता है। इसलिए आप कहोगे सर आपने तो बोला था एक बार पहले कि जिन चीजों को प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है वो क्या होती हैं? वो प्लेन फिगर होती है, जिनको प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है। भाई रिंग को भी आप प्लेन पर नहीं बना सकते, रिंग को नहीं बना सकते, सर्कल को बना सकते हो। दिस इज नॉट ए रिंग, दिस इज अ सर्कल ओनली। जब आप इसको रिंग के तौर पर दिखाना चाहोगे ना, तो रिंग के तौर पर उभार के दिखाना पड़ता है। जब आप इसकी फिगर बनाओगे तो रिंग दिखाते समय एक ऐसा व्यू दिखाओगे ताकि सामने वाला समझ सके कि ये कोई घेरा नहीं है, ये कोई घेरा नहीं है, ये कोई रिंग है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वो भी एक 3D फिगर होता है, मतलब उसमें उभार के दिखाया जाता है कि उसकी कुछ मोटाई भी है। क्लियर है ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। तो सर्कुलर रिंग के केस में बच्चों, सर्कुलर रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेपर में तो एक नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज सेम रेडियस एज, या सेम रेडियस ऑफ जायरेशन एज इट्स रेडियस। इन चारों में से बताओ कौन से फिगर का रेडियस ऑफ जायरेशन और रेडियस सेम होता है। आपको क्वेश्चन में देगा डिस्क, स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, तो आप बोलोगे सर रिंग का होता है, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। क्लियर? कारण क्या है? क्योंकि उसका आई बराबर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई बराबर mr स्क्वायर, और हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बच्चे आज के बाद से हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं ना, जो इससे पहले हमने पढ़े हैं कि सर रिंग का होता है इस वाली एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर, इस वाली एक्सिस के अबाउट 1/2 mr स्क्वायर, और सर स्फीयर का होता है इस वाली एक्सिस के अबाउट 2/5 mr स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले खत्म, गायब। इनकी जगह एक नया फॉर्मूला। देखो मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं पहले वो पढ़ा दिए, अब ये पढ़ाया हूं, जबकि पहले बुक में दिया गया था रेडियस ऑफ जायरेशन। मैं क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे पता था ये आपको क्लियर करा पाऊंगा बाद में ज्यादा आसानी से। समझ गए ना? अभी देखो मैंने कहा अगर मैं तुमसे पूछूं, ये बच्चे ध्यान लगा उधर, शौर्य, अगर मैं तुमसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, तो तुम्हारा जवाब I बराबर mk स्क्वायर। मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, तुम्हारा जवाब I बराबर mk स्क्वायर। मैं पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, तुम्हारा जवाब I बराबर mk स्क्वायर। फिर मैं बोलूं ये क्या बीमारी है भाई, के ये के सर रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दैट फिगर। अब मैं कहूंगा भाई ये कितना होता है, सर ये अलग अलग फिगर के लिए अलग अलग होता है, ये अलग बात है। लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि एक जनरल फार्मूला, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल फार्मूला बनाया जाए तो जनरल फार्मूला होता है I बराबर mk स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दैट बॉडी। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। अब सर इसका मतलब अलग अलग बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन अलग अलग होता है, और वो भी एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं कहूंगा इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन कुछ और, इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन कुछ और, तो बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर पेपर में आप क्वेश्चन बार बार कर रहा हूं, ये तो पूरे चांस है तो पूछा जाएगा। अभी परसों तुम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो ये पेपर में पूछा जाएगा, पूरे चांस है इस बात के कि रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा। क्लियर? लेकिन ये तो बता रही क्या आ रहा है, मान लीजिए कि हमसे इसी क्वेश्चन में पूछे
मतलब ये क्वेश्चन पूछा हमसे, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, या डिफाइन रेडियस ऑफ जायरेशन, और फिर उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल जोड़ दे। क्या न्यूमेरिकल जोड़ दे? ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, जिसकी अपनी ज्योमेट्रिकल रेडियस r है, रेडियस ऑफ जायरेशन r नहीं है। तो बताओ एक स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा? अगर आपको किसी भी फिगर का क्या निकालना है, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि बच्चे जनरल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड। तो वो हमसे बात कर रहा है किसकी? स्फीयर की। अगर वो स्फीयर की बात कर रहा है तो सर हम जानते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सही मायनों में एक होता है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे स्फीयर जिसकी रेडियस r हो और मास m हो। लेकिन जनरल डेफिनेशन के मुताबिक I बराबर क्या होगा? mk स्क्वायर होगा। जब भी किसी का रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना हो ना, तो उसका फॉर्मूले को mk स्क्वायर के इक्वल रख दो, k निकल आएगा वहां से। वही k नहीं होता है, वही k रेडियस ऑफ जायरेशन होता है। तो बोलो क्या हो जाएगा? अब हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा mk स्क्वायर बराबर 2/5 mr स्क्वायर। अब इस m से ये m कैंसिल, k बराबर आएगा √2/5r स्क्वायर, मतलब √2/5r, ये k होता है। स्फीयर की रेडियस ऑफ जायरेशन होती है, मतलब स्फीयर का रेडियस और उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन सेम नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभी कोई डाउट है? नहीं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर m मास के किसी स्फीयर को देखने में ऐसा लग रहा है कि स्फीयर की तो सर सेम होनी चाहिए थी, सेम नहीं आएगी। तुम्हें लग रहा होगा सिमेट्रिक डायग्राम है स्फीयर, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, तो उसका तो रेडियस भी और रेडियस ऑफ जायरेशन भी सेम होनी चाहिए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई जहां रेडियस लाई करती है उस एरिया में मास ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम वहां से सेंटर से जैसे जैसे बियॉन्ड जाते हैं, मास कम होता जाता है, छोटा होने लगता है ना पार्टिकल, मतलब उसकी गोलाई जो है वो छोटी होने लगती है। समझ पा रहे हो ना? बहुत अच्छे, क्लियर है? बढ़ जाए आगे। तो कोई बात नहीं, ध्यान लगाओ इधर, बस ध्यान दो, है ना? हो गया k बराबर √2/5r। बढ़े दूसरे वाले का बताओ। एक हो गया स्फीयर। प्लीज मेरे प्यारो मुझे जल्दी से बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी रिंग की रेडियस ऑफ जायरेशन। ये स्फीयर की रेडियस ऑफ जायरेशन है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? आप मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? डिस्क। डिस्क को मैंने हमेशा ऐसे दिखाया है, ऐसे, ये एक डिस्क है। इस डिस्क की इस वाली एक्सिस के, सुनो, इस वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये कौन सी एक्सिस है? डायमीटरल एक्सिस। पहली बात तो आप मुझे बताओ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डायमीटर के अबाउट कितना होता है? 1/4 mr स्क्वायर। तो ये कितना होगा? ID बोले तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है? 1/4 mr स्क्वायर। और जनरल फॉर्मूला क्या कहता है कि ये mk स्क्वायर कहता है ना? तो बस इसको उठा के इसके इक्वल रख दो, क्या आ जाएगा? mk स्क्वायर बराबर 1/4 mr स्क्वायर, m से m कैंसिल, k बराबर √r²/4, मतलब r/2। इसका मतलब डिस्क की अगर डायमीटर वाली एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन, क्लियर है? बहुत अच्छे। यानी कि अगर हम उस पूरी जितने मास की वो डिस्क थी ना, उस डिस्क को हटाकर उतने ही मास का कोई एक पॉइंट बनाएं, पॉइंट, और उस पॉइंट को एक्सिस से कितनी दूर रख दें? उस डिस्क की रेडियस की भी आधी दूरी पर रख दें, तो वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा जितना वो पूरी डिस्क मिला के कर रही थी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पकड़ पा रहे हो ना? निखिल दिक्कत आ रही क्या? पक्का? ठीक। अरे भाई किसी को इसमें दिक्कत आ रही है? देखो दिक्कत आएगी उसी बच्चे को जो सीखना चाहेगा, जो नहीं सीखना चाहेगा उसको कतई दिक्कत नहीं आएगी। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन आना बीमारी नहीं है, कंफ्यूजन को बनाए रखना बीमारी है। समझ लो ना भाई? कंफ्यूजन जिंदगी में, अरे यार दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कंफ्यूजन ना आता हो? भाई सब कुछ कोई थोड़ी पहले से जान के आता है, सब कुछ हम यहीं आके जानते हैं, और जानने के प्रोसेस में कंफ्यूजन का आना जरूरी है। मतलब हम बार बार कंफ्यूज होते हैं, यार अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता, कंफ्यूजन तो आ सकता है, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को बनाए रखें, उसको मिटाने की कोशिश ना करें, उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, ये बड़ी बीमारी है, ये बड़ी बीमारी है। समझ गया ना? इसलिए कंफ्यूजन का आना कोई बीमारी नहीं है। कंफ्यूजन सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसको दूर नहीं कर रहे हो, ये बीमारी है। समझ गया ना? तो अभी हाँ बताओ बच्चे। अगर मैं उससे करना चाहूँ तो उससे अलग आएगा, बिल्कुल। अभी सुनो,
वो भी करवाता हूं। लो, ये एक डिस्क है और ये इसकी कौन सी एक्सिस है? परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है। आप मुझे बताओ इस परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/2 mr²। वेरी गुड, देखो ये लड़का बता रहा है। क्लियर है? अब ये तो हो गया 1/2 mr², और जनरल फॉर्मूले से हो जाएगा I बराबर, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल। ये हो जाएगा mr²/2, तो ये से ये गया, k बराबर आ जाएगा r/√2। मैं बताना क्या चाहता हूं, आप मेरी बात को शायद ना समझ पा रहे हो, बार बार कह रहा हूं, मुझे पता रहता है कि अगर तुम सुन नहीं रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं कि समझ में आ रहा होगा, तब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब जो सुन रहा है ना गौर से, उसको भी चीजें थोड़ी दिक्कत कर रही होंगी, तो जो नहीं सुन रहा उसको तो कहां से आएगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। सुनो क्या कहना चाह रहा हूं, अगर हम यही बात बताना चाह रहा है कि अगर हम लोग m मास की किसी डिस्क को, ठीक है ना, डिस्क ऐसे समझिए, मेरे हाथ पे, ये मेरे हाथ की गोलाई को मान लीजिए क्या है? एक डिस्क है। डिस्क अगर m मास की किसी डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होता है? तो जवाब आएगा 1/2 mr² आएगा। अब मैंने कहा इस डिस्क को हटाओ, इस डिस्क को हटाओ, इतने ही मास की, ये कितने मास की थी डिस्क? m मास की। m मास का ही कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लाओ और उसको एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें ताकि वो उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस कर दे जितना ये पूरी डिस्क मिला के कर रही थी। और कैसे कर रही थी? जब वो इसको हम ऐसे घुमा रहे थे इसके अबाउट, तो वैसे ही उसको भी घुमाया जाए ऐसे। समझ में आ रही बात ना? ऐसे उसके अबाउट। क्लियर? तो तब वो भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कहने का मतलब है उसकी दूरी, उस पार्टिकल की दूरी एक्सिस से जितनी होगी वही कहलाएगी इस डिस्क की रेडियस ऑफ जायरेशन। अब बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये कहने का मतलब हुआ। क्लियर है? क्योंकि एक बात तो बताओ, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आपसे इसका पूछता हूं, मान लो मैंने तुमसे इसका पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसको ले रहे हैं ना, सेंट्रॉइड को। तो सेंट्रॉइड के तो आगे भी है, सेंट्रॉइड के पीछे भी है बॉडी। तो हम सारा का सब के सबका एवरेज निकालने के लिए ये सब करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अब तो क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा चर्चा की अब जरूरत नहीं, मुझे लगता है इस पर ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बताऊंगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस मेरा मानना इतना है, आपको रेडियस ऑफ जायरेशन की डेफिनेशन पता हो, रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला पता हो, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना आता हो। कैसे निकालना आता हो वो तुमसे कहेगा। अब मेरी बात फिर से सुनो, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए थिन रॉड करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस which is passing through its end and perpendicular to its plane। ठीक, मैंने क्या सवाल पूछा है आपको? तो अगर मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरी बात सुन नहीं रहा है ना, उसको सवाल भी समझ में नहीं आया, जवाब तो दूर छोड़ दो। सुनो ध्यान से, मैंने कहा एक रॉड की रेडियस ऑफ जायरेशन बताओ उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। अब यहां अबाउट नहीं बोल रहा हूं, बार बार करस्पॉन्डिंग बोल रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग एक रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। तो कौन सी वाली एक्सिस का करस्पॉन्डिंग? जो कि इसके एंड से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू है इसके प्लेन के, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इसके पास होने वाली, इसके अबाउट निकालना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ जायरेशन। तो सिंपल जवाब आना चाहिए, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर आई नो वेरी वेल कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होता है। तो आप जवाब देंगे सर इसके अबाउट होता है ml²/3 होता है। और सर जनरल फॉर्मूला कहता है कि आई बराबर क्या होना चाहिए? ये आई बराबर mk², सबका, ये मेरा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम्हारा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अर्थ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चंद्रमा का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ये दुनिया की हर चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला मास इनटू k का स्क्वायर। व्हाट इज k? k एक ऐसी दूरी जहां पर उस बॉडी का होल मास कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड अर्थ का पूरा मास जहां मानने पर, ये बच्चे सुनो ध्यान से, अगर हम सन को एक्सिस मान लें, अर्थ की एक्सिस किसको मान लें? सन को। तो सन अर्थ जो है वो सन को ऐसे एक्सिस मानते हुए उसके चारों तरफ रोटेट कर रही है। क्लियर है? अगर हम ऐसे कहें रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, इस रिवोल्यूशन में अर्थ का टोटल मास कहां मान लिया जाए, ताकि अब टोटल मास सोचो, इतनी बड़ी अर्थ का टोटल मास एक पॉइंट पर एज्यूम करने के लिए कह रहा है, एज्यूम, इसलिए वर्ड बोला है वर एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये सिर्फ मानने में है, प्रैक्टिकली कभी भी नहीं हो पाता ये चीज। क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल सही। मैं पहले एक बात तो बताओ, आपको कोई रोक नहीं सकता, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप किसी को रोक नहीं सकते। किस चीज के लिए? ज्ञान का इंक्रीमेंट करने के लिए। ज्ञान इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले बनाने से भी चल जा रहा था, लेकिन किसी ने क्या कहा कि एक टर्म और नया बना लेते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। जैसे हमने बना लिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर,
किसमें? ऑप्टिक्स में। ठीक है ना, समझ मेरी बात? उसी तरह से यहाँ पर मतलब कुल मिला जुलाकर हम इसको निकाल क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें ये भी आइडिया रहे कि अगर इस बॉडी के बजाय कोई अकेली बॉडी हो इतने ही मास की, तो वो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करेगी, कहाँ रहने पर करेगी। समझ गए ना? और ये अभी नहीं समझ में आएगा आपको, बड़ी चीजें हैं बड़ी। जब आप अभी इसके अगले चैप्टर, इसलिए तो ग्रेविटेशन है, जब आप आगे चलोगे तो जब हम केपलर्स के लॉ पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर क्यों हम ऐसे निकाल रहे हैं, रेडियस डायरेक्शन क्यों निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो आगे चल के और बता दूंगा। फिलहाल तो आप ये मान सकते हो, अभी के लिए ये मान सकते हो कि भाई किसी ने रेडियस डायरेक्शन के बारे में बात की, मतलब अच्छा है क्या, स्पेशल बन गई ना एक चीज, सब मतलब ये एप्लीकेबल हो रहा है हर एक चीज पर। तो किसी ने कहा यार एक नया टर्म और निकालो, समझ गए ना? वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने बिना इसकी हेल्प के सारे पढ़ा दिए थे। समझ में आ रही बात ना? सारे फॉर्मूले हमने इसके बगैर हेल्प के पढ़ लिए थे। ठीक है ना? आगे बढ़ो, हो गया ये कंप्लीट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग नया टॉपिक, बस रेडियस ऑफ गायरेशन पे इससे ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों बात नहीं, नया हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम। फिर से दोबारा टपक गया क्या? एंगुलर मोमेंटम। क्या आपको याद है इससे पहले भी हम एक बार एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं? मुझे पता है कि आप में से एक या दो ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता पाएंगे, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन जोड़ लगा के, जो मुझे बता पाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, जो आपने अब तक पढ़ा उसके बेस पर। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके बेस पे नहीं, जो आपने अब तक पढ़ा। देखकर मत बताओ, दिमाग से सोचकर बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम? पहले रेज योर हैंड, एनीवन जो बताना चाहता हो। What do you mean by angular momentum? अरे रिवाइज क्या करो बच्चों, पढ़ लिया करो घर पे जाकर के यार, क्या करते रहते हो? हाँ सिंपल, सबसे छोटी डेफिनेशन बताओ। जब कोई तुमसे ऐसे सवाल करता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर मोमेंटम, तो सर द मोमेंट ऑफ मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। शॉर्ट में लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम ही कहते हैं, बट बेहतर होगा कि आप लीनियर मोमेंटम बोल दें। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। It can be measured as the product of the linear momentum and the perpendicular distance of the linear momentum from the axis of rotation. L बराबर P into R। भूल गए क्या? यही तो था, L बराबर P into R। What is P? P is the linear momentum। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो फिर L बराबर mvr। ये फॉर्मूला हमने बनाया था, आज ये नहीं बनाने जा रहे हैं। अगर यही बनाना होता तो बनवा चुके हैं, आप क्यों दोबारा लिखाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा दोबारा? अब कुछ नई बात है, वही एंगुलर मोमेंटम, उसी एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही जिसकी पहले बात चल रही थी, लेकिन उसी का फॉर्मूला अब किसी और टर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आएगी ना? जैसे बताओ वहां फॉर्मूला क्या बना था, L बराबर mvr, जबकि मैंने कहा था कि नहीं भाई वहां पर बताओ। अच्छा L के करस्पॉन्डिंग लीनियर मोशन में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जैसा ही लीनियर मोशन में कौन होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला P बराबर mv, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L बराबर I ओमेगा होना चाहिए, लेकिन हमने उस वाली क्लास में I ओमेगा नहीं पढ़ा था, उस वाली क्लास में हमने पढ़ा था L बराबर mvr। L बराबर mvr या फिर mr स्क्वायर ओमेगा, कुछ ऐसा करके था शायद, आया था ना? जब मैंने v बराबर r ओमेगा लिखवाया था तो तब आया था L बराबर mr स्क्वायर ओमेगा। लेकिन तब मैंने कहा था बच्चों अभी हमें नहीं पता मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, देख लो आप, अगर आपके पास नोट डाउन है तो आप देखेंगे ना, बना तो है यार, लो हटाओ, ये रहा देखो, L बराबर क्या, mvr। तुम लोग ना मुझे थोड़ा सा दुखी कर देते हो कभी कभी, जब समझने की कोशिश नहीं करते थे ना, है ना? देखो ध्यान लगाओ, L बराबर क्या बना था फॉर्मूला, mvr बना था, और फिर हम जानते हैं चूंकि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ना, L बराबर m r ओमेगा इंटू r, मतलब mr स्क्वायर ओमेगा। और ये क्या होता है, I, ये क्या होता है, I। बस यही बनाना है, बस यही बनाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? लेकिन अभी हम ऐसे नहीं बनवाते इसको, सही से बनाएंगे, ठीक है ना? मिटा दो इसको, बहुत अच्छे। वैसे ये L बराबर I ओमेगा यहाँ से आ जाएगा, ऐसे ही करवाऊंगा अभी, लेकिन मुझे लाना यही है, L बराबर I ओमेगा। ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आज की क्लास में सारी चीजें आपके होम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखें एंगुलर मोमेंटम, हेडिंग कर रहा था एंगुलर मोमेंटम, फिर लिखिए सपोज दैट ए बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, सपोज दैट a body is rotating,
सपोज दैट ए बॉडी इज रोटेटिंग with uniform angular velocity omega, with uniform angular velocity omega about y axis. आपका मन करे y axis मान लो, आपका मन करे उसको z axis मान लो, उसको फर्क पड़ेगा। ध्यान सुनिएगा, about y axis। पहले बताओ, आप बड़े ध्यान सुनो, बहुत काम की बात। इसने एक वर्ड यूज किया, सपोज या कंसिडर ए रिजिड बॉडी ऑफ मास m, ले सकते हैं, कंसिडर रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। ये कितने मास की बॉडी है? m मास की। इस m मास की, मान लो कि ये m मास की बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ये पॉइंट अगर मैंने ऐसा मान लिया जहां पर होल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, तो फिर ये दूरी ही क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ जायरेशन। लेकिन अभी मैं वो नहीं ले रहा हूं, फिर यहां से हम वही पुराने पार्टिकल वाला तरीका लगाएंगे। पहले आप मुझे बताओ, मैंने कहा सपोज कर लो कि एक बॉडी है जो कि y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, किसके साथ? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना कौन सी वाली वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रही है? एंगुलर वाली, क्योंकि बोला है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, क्लियर है? लेकिन जब कोई बॉडी अच्छा, कोई बॉडी की अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है उसका हर एक टर्न सेम टाइम में कंप्लीट होगा। एक कंप्लीट टर्न हर बार उसका उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा। जैसे कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती घटती, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये मत सोचिएगा, नहीं तो हम केपलर के पास पहुंचते पाएंगे कि केपलर कहेगा यार यहां जब यहां होता है ना, जब अर्थ यहां होती है सन के करीब, तो तेज दौड़ने लगती है, डर जाती है सन से कि इतनी आंच नहीं सहन पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है ना? वो सब बताऊंगा कैसे। जब सन के करीब पहुंचती है ना दौड़ने लगती है, कारण क्योंकि इलिप्स पढ़ चुके हैं, मजा बहुत आएगा उस समय, समझ गए ना? इलिप्स के एक फोकस पे मानेंगे उसके सन को, ठीक? तो सुनो, अब ध्यान लगाओ भाई जल्दी से। तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो कि कोई बॉडी है जो कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या है? कांस्टेंट, तो इससे एक बात जाहिर होती है कि ये हर बार इस एक्सिस के अबाउट एक टर्न कंप्लीट करने में इसको उतना ही टाइम लगेगा। ये कहो कि सेम टाइम में हर बार एक टर्न लेने में उतना ही टाइम लगाएगी। क्लियर? बात ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनो आप, मुझे ये समझिएगा, मुझे मानिए एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकाला गया कोई एक रॉड। इस रॉड पर दो लोग बैठे हुए हैं, एक यहां और एक यहां। बहुत ध्यान सुनिएगा, एक बिल्कुल एकदम किनारे और एक यहां पर, ठीक है ना? एक यहां पर, एक यहां पर, समझ पा रहे हो ना? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये एक्सिस ऐसे घूम रही है, ये एक्सिस ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है ना? ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे, ठीक है? कौन सी एक्सिस के अबाउट? अब मुझे उधर मौका नहीं मिल पा रहा है घूमने का, देखिए ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, समझ रहे हो ना? क्लियर? ये एक्सिस जब ऐसे घूमेगी तो आप बड़े ध्यान से देख के बताइएगा, इस बंदे की एंगुलर स्पीड और इस बंदे की एंगुलर स्पीड में किसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? बाहर वाले की एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी और अंदर वाले की एंगुलर स्पीड कम होगी। कितने महान लोग हैं आप! हम सब लोग मिलकर एक नया फिजिक्स बनाएंगे, और उस नई फिजिक्स में हम क्या करेंगे? उस नई फिजिक्स में हम यही सब करेंगे कि नहीं बहुत हो गया। जैसे अमेरिकन लोगों ने एक नई इंग्लिश बना ली, अमेरिकन इंग्लिश, वो बोले नहीं अब अमेरिकन इंग्लिश अलग, वैसे हम भी एक काम करते हैं, इंडियन फिजिक्स अलग, ठीक है ना? इंडियन फिजिक्स अलग। अरे गधो, एक बात बताओ, मैंने आपको 2 बार बताया कम से कम कि भाई एंगुलर स्पीड का सेम होना ये बताता है कि एंगल सेम टाइम में सेम एंगल टर्न करेगा। बताओ जब मेरा हाथ ये घूम रहा है, बताओ इस बंदे का एक टर्न पूरा होने में और इस बंदे का एक टर्न पूरा होने में अलग अलग टाइम लग रहा है क्या? अरे यार ये यहां बैठे हुए 2 लोग है ना यार, यहां पे 2 लोग बैठे हैं, एक आदमी यहां बैठा है और एक आदमी यहां बैठा है। तो आप मुझे बताओ जब ये हाथ पूरा घूम रहा है तो उसके साथ साथ ये घूम रहा है ना? नहीं समझे? तो भाई ये इसको भी चक्कर कंप्लीट करने में, अंदर वाले को भी चक्कर कंप्लीट करने में और बाहर वाले को भी चक्कर कंप्लीट करने में सेम टाइम लगेगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर ए बच्चे ध्यान लगाओ, इधर ध्यान सुनो, अगर मेरा ये हाथ ओमेगा के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो मेरे हाथ पर रखी हुई हर एक चीज, मेरे हाथ पे बैठी हुई एक मक्खी, एक मच्छर, एक कीड़ा, मेरे हाथ पे बैठे हुए तीनों चीजें सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है। समझ में आ रही बात ना? जितनी वेलोसिटी से मेरा हाथ घूम रहा है, एक बात तो बताओ, मेरा हाथ अभी यहां है, कुछ देर बाद यहां हो गया, कितना एंगल टर्न कर लिया? 60 डिग्री। इस कीड़े ने कितना टर्न किया? इस मच्छर ने कितना टर्न किया? इस मक्खी ने कितना टर्न किया? सिंपल, नहीं समझे?
तो एंगुलर स्पीड क्या रहेगी? अब सुनो, अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उससे एसोसिएटेड हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बट अब ध्यान सुनिएगा, यहां बैठा हुआ बंदा और यहां बैठे बंदे में इसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी और इसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी। कारण समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान सुनिएगा। जब मैं यहां से चला, यहां बैठे हुए बंदे को और यहां बैठे बंदे को जब मैं यहां से यहां ले गया, दोनों ने एंगल सेम कवर किया, लेकिन सर आर्क जो बनी ना, आर्क, तो अंदर वाले की आर्क बन रही है छोटी और बाहर वाले की आर्क बन रही है बड़ी। तो सेम टाइम में एक बंदा 40 मीटर दूर चला गया, एक बंदा सेम टाइम में 20 मीटर दूर गया, तो जो बंदा उसी टाइम में 40 मीटर चल रहा है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। लेकिन कौन सी वाली वेलोसिटी? वो मीटर। तो 40 मीटर मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी सेम एंगुलर वेलोसिटी से टर्न, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो उसके हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो उतनी होती है जितनी उसकी होती है, लेकिन हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। जो जितना ज्यादा दूर होता है उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। कारण समझिए, v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। नहीं समझे? देखो मैंने कहा ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल a और b, और ये एक तीसरा पार्टिकल c। a की दूरी कितनी है यहां से? r1। b की दूरी कितनी है? r2। c की दूरी कितनी है? r3। जब मैं इसको घुमाकर यहां ले गया तो ये c यहां पहुंच गया, b यहां पहुंच गया, a यहां पहुंच गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो c ने कितना कवर किया? सर इतना। b ने कितना कवर किया? सर इतना। a ने कितना कवर किया? सर इतना। क्लियर है? एंगल तीनों ने सेम। बताओ ना, क्या इसका एंगल सेम अलग अलग है? नहीं सर, एंगल सबने सेम कवर किया सेम टाइम में, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? सेम। लेकिन सर इसका s1, इसका s2 और सर इसका s3, नहीं समझे? डिस्टेंस क्या हो गई? अलग अलग। क्या पाया गया? s1 इज लेस देन s2 इज लेस देन s3। क्लियर है? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, सब धोखा हो गया, कर नहीं सकते है ना, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अरे बस करो। सुनो, s1 इज लेस देन s2 लेस देन s3। ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? s1 छोटा होगा, s2 बड़ा, मतलब अब ये बड़ा हो गया अगर, और टाइम लग रहा है सेम, तो जरा मुझे बताओ s1 बाई टी, बोलो क्या होगा? लेस देन s2 बाई टी लेस देन s3 बाई टी। मतलब v1 इज लेस देन, बोलो ना बच्चे, v2 इज लेस देन v3। एक और फॉर्मूला भी है, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं सर v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। v बराबर r ओमेगा। अब मैंने कहा भाई इस पार्टिकल का ओमेगा, इस पार्टिकल का ओमेगा, इस पार्टिकल का ओमेगा क्या है? सेम। बट सर यहां पर v1 अगर मुझे निकालना है, v1 या a, va निकालना है मान लीजिए, तो va निकालने के लिए a की रेडियस मतलब r1 इंटू ओमेगा, vb मतलब rb इंटू यानी कि r2 इंटू ओमेगा, vc मतलब r3 इंटू ओमेगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन r3, इसलिए va इज लेस देन v2 लेस देन v3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? इतने में कोई डाउट है? नहीं। फोटो देखो, 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसको करा ही लेते हैं। ठीक है ना? आपने क्या पता लगाया? बताओ, क्या मैं इसकी हेल्प से कह सकता हूं vi इक्वल टू आर आई ओमेगा? बताओ, क्या मैं कह सकता हूं vi इक्वल टू आर आई ओमेगा? मतलब vi से मेरा मतलब ith पार्टिकल की वेलोसिटी, पहले की निकालनी हो तो v1, दूसरे की निकालनी हो तो v2, तीसरे की निकालनी हो तो v3, ith की निकालनी हो तो vi इक्वल टू आर आई ओमेगा होगा। और भैया जी अगर vi इक्वल टू आर आई ओमेगा होगा तो फिर pi इक्वल टू क्या हो जाएगा? mi vi। व्हाट डू मीन बाय pi? लीनियर मोमेंटम। देखो भाई मैंने लिखा लीनियर वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। क्लियर? कितना हो जाएगा? vi इक्वल टू आर आई ओमेगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, pi इक्वल टू mi vi होगा। ith मतलब मैंने जैसे कोई जनरल पार्टिकल ले लिया, इसके अंदर मौजूद बहुत सारे पार्टिकल्स में से कोई एक जनरल पार्टिकल उठा लिया जिसका नाम रख दिया ith पार्टिकल। उस i की जगह पे 7 रखोगे तो 7वें पार्टिकल की बात हो रही है, उसकी जगह पे 3 रखोगे तो 3rd पार्टिकल की बात हो रही है, उसकी जगह पे 5 रखोगे तो 5वें पार्टिकल की बात हो रही है। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब बताओ मुझे, वी नो दैट, हम जानते हैं, बोलो क्या हो जाएगा? वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम, बोलो बच्चों, वी नो दैट द एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है p इंटू आर। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ
ith पार्टिकल। बताइए अगर ith पार्टिकल की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो सर Li इक्वल टू पी आई इंटू आर आई हो जाएगा। तो Li इक्वल टू पी आई की वैल्यू बताइए, एम आई वी आई इंटू में आर आई, और वी आई की वैल्यू बताइए। तो बोलेंगे सर ये हो गया एम आई आर आई ओमेगा इंटू में आर आई, सब मिलाकर सर आ जाएगा एल आई इक्वल टू एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा। बोलो आएगा कि नहीं? अब अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये तो ith पार्टिकल का आया ना, ith पार्टिकल का आया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम L बराबर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n एल आई। बोलो गलत तो नहीं है? इसका क्या मतलब निकल के आएगा? I की वैल्यू 1 से n तक रखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, मतलब सबका एंगुलर मोमेंटम अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल आएगा कि नहीं? अगर सबका अलग अलग एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दिया जाए तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कि नहीं? और मैं अगर यहां सिग्मा लगाया हूं तो बस Li की वैल्यू उठा करके I बराबर 1 to n कितनी रख दूंगा ऊपर वाली, एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर, अच्छा इसको यार कहां करूं, देखो खैर L बराबर, बताओ क्या करेंगे? ये क्या हो गया? इतना टर्म, ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, ये इतना टर्म बताओ, ये तो आई होता है ना, ये तो गजब का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। तो क्या यहां से बन के आ गया आई एल बराबर आई ओमेगा, आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर, ये तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा। तो एल बराबर क्या आ गया? आई ओमेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, पक्का? बहुत अच्छे। अगर हल्का फुल्का कोई दिक्कत रह भी गई होगी तो अगली क्लास में इसको रिकॉल कर दूंगा, लेकिन टॉपिक अभी पूरा हो गया, नहीं तो मुझे पूरा फिर समझाना पड़ता, बेहतर हुआ। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से दोबारा, है ना, इसी से शुरुआत करते हुए, ठीक है ना? ये रिलेशन जरूर याद रखना है, बार बार कह रहा हूं, एल बराबर आई ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा, एल बराबर पी इंटू आर, बस इससे काम बन जाएगा। एक रिलेशन बचा है केवल इस टॉपिक में, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आज का इतना काफी है।